हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का 12वां पार्ट सॉल्व करेंगे जो आपके जीएसई प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, जाकर के सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राजनीति विज्ञान राजनीति का आवश्यक अध्ययन है। बिल्कुल सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह भी सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। तो पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसे यदि इच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दार्शनिक और वैज्ञानिक होना आवश्यक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, चौथा कोट आपका इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो पहला, दूसरा, चौथा है इसे पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अंतर्गत जो है मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूर्णतः नैतिक है और क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपका चौथा भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक जीवन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह कैसी भाषा है? तो यह लैटिन की भाषा है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरिक शास्त्र में जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय होता है नगर राज्य, और दोनों शब्दों का जब हम लोग संयोग करते हैं सामाजिक विज्ञान में तो इसको नागरिक शास्त्र नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो ये बिलोबी ने नहीं माना था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना था। यहाँ भूमि पूछा है। सुकरात हो गए, प्लेटो, अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समय राज्य को जन्म देता है। तो ये मैकाइवर का कथन था। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है विकासवादी सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य कई अचानक उत्पत्ति जैसा दैवी सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत मानते हैं, न होकर के जो है ये क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है, ऐसा कहा गया था मैकाइवर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनु की खाट गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो व्यवहार को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में जो है विकल्प भी जो है वो व्यवहार मनु की खाट गुण नीति में सम्मिलित नहीं है। और मनु की खाट गुण नीति में जो सम्मिलित थी उसमें संधि था, विग्रह था, यान था, आसन था, संश्रय था, द्वैधिभाव था, ये सभी सम्मिलित थे। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की। नहीं पूछा है प्रश्न में, तो राइट ने नहीं किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीन ने जो है समझौता सिद्धांत का प्रखर आलोचक माने जाते थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत के प्रखर मतलब ज़्यादा आलोचना किए थे। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। तो दर्शन शास्त्र
ये किस पर व्यवहार करता है? तो दर्शन शास्त्र जो है वो मन की बातों पर व्यवहार करता है। राजनीति विज्ञान ये शक्ति की बात करता है। अर्थशास्त्र ये व्यापार का बात करता है। समाजशास्त्र स्तर विन्यास का बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग 1-2 बार अच्छी तरीके से ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया, ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो ये हॉब्स ने किया था। ठीक है, हॉब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। ठीक है, तो इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न है, उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है, ऐसा मानना था हॉब्स का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो ये ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत ने। ठीक है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है और इस सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ, यह कबीलीकरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ जो है अग्रसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो अभी हम लोग ऊपर वाला प्रश्न पढ़े ही हैं, विकासवादी सिद्धांत सबसे सर्वोत्तम माना गया है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो ये हॉलैंड के द्वारा कहा गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था टी.ई. हॉलैंड। इनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंतर्गत जो है कानून की परिभाषा के साथ ही साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है उस बुक में। और इनके अनुसार जो है कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, ऐसा उन्होंने उस पुस्तक में अपने लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? ये किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का ये तात्पर्य था कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने व्याख्या किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है? तो ये जॉन ऑस्टिन का है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इसमें जो है सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का खंडन भी किया था और उसमें बताया था कि कानून ऐसे नियमों को कहा जाना चाहिए जो उसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट उन्होंने व्यवस्थित रूप से बताया था। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था? तो संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था जीन बोधा ने, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन जो है बोधा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से जो है उनकी एक पुस्तक आई थी द रिपब्लिक, इसमें इन्होंने किया था। बोधा ने जो है राज्य को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन कहा जहाँ एक सर्वोत्तम शक्ति और उसकी विवेक का शासन चलता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक थी द रिपब्लिका, ठीक है, और एक पुस्तक थी 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस पुस्तक को भी याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत से होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता में जो है संप्रभुता का वास लोगों को माना गया है और इस प्रभुता का प्रयोग जो है अलग अलग नागरिकों के रूप में तथा सामूहिक स्तर पर जो है जनसंप्रभुता के रूप में किया जाता है और संप्रभु शक्ति जनता में निहित होने के कारण जो है लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है। संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है कौन? तो ये हेगल है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेगल द्वारा जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को जो है महान बना देता है। हेगल ने जो है एकलवाद को स्वीकार कर राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। तो ये जॉन रॉल्स ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन रॉल्स के अनुसार जो है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। यह प्रतिक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है। न्याय को न्याय उचितता के रूप में किसने घोषित किया था? तो ये जॉन रॉल्स ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन रॉल्स ने जो है न्याय को सर्वोच्च गुण माना है। इनकी एक पुस्तक थी ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें जो है उन्होंने शुद्ध प्रतिक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वितरणात्मक न्याय का प्रारंभिक झलक हमें अरस्तू के दर्शन में मिलती है, परंतु अगर देखा जाए तो आधुनिक समय में जॉन रॉल्स की एक पुस्तक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में आई थी। इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है कौन सा राजनीतिक सिद्धांत? तो ये शास्त्रीय उदारवाद मानता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद लंबे समय से चली आई एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर देखा जाए तो 17वीं 18वीं शताब्दी में उदारवाद शास्त्रीय आरंभिक नकारात्मक उदारवाद कहलाता था और इस दौर का उदारवाद जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो डेविड ईस्टन को। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही अवधारणाओं में योगदान देने का श्रेय डेविड ईस्टन को है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादक भी इन्होंने किया था और व्यवहारवाद को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है मेरियम को और उत्तर व्यवहार का श्रेय जाता है डेविड ईस्टन को। और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार का दोनों मिलाकर के प्रतिपादक देखा जाए तो डेविड ईस्टन को ही चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है इसके बारे में, तो याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है। समाज कल्याण की सही संरचना है तो व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, यह इसकी सही संरचना माना जाता है। व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की संकल्पना को अस्वीकार करते हुए समाज कल्याण सिद्धांत लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है। भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ कुछ उपबंधों को जोड़कर समाज कल्याण की दृष्टि से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण माना जाता है? तो ये उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, कल्याणकारी राज्य जो है उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण माना जाता है और इन दोनों संकल्पनाओं का समावेश
कल्याणकारी राज्य में ही पाया जाता है। उदारवाद की भांति इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्र को महत्व देता है और साथ ही राज्य की भूमिका को समाज के कमजोर एवं शोषित वर्ग के लिए सकारात्मक पहल के रूप में जो है विश्लेषित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी की राजनीति के प्रतिरूप यानी मॉडल का लक्षण नहीं है? तो सत्ता। गांधी जी सत्ता का राजनीति के विरोधी थे। वे राजनीति को मानवता की सेवा के आधार पर बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्टि करना था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैकियावेली जो था, मैकियावेली की राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज्य रूपी सत्ता के पक्ष में नियंत्रण में था। तो अगर सत्ता के पक्ष में कहे तो मैकियावेली आपका सही हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में किसने वर्णन किया है? तो ये डी टाकविले ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी टाकविले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आपेक्ष किया है। उनके अनुसार जो है लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। और लोकतंत्र जो है बहुमत का शासन स्थापित करता है, जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक ऐसी साधन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। तो अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है? तो ये जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन। जनता का शासन ये किसने कहा था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा थी। जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। तो निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के से एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में कार्य कर रहा है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना भी की जाती है और इसने चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना भी किया है। भारत बहुत बड़ा देश है जिसमें भाषा, संस्कृति एवं धर्म की जो है अनेक विविधताएँ हैं और स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से जो है अविकसित राष्ट्र था। हमारे देश में अनेक क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान रही हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बाधक तत्व हैं, जैसे निरक्षरता, गरीबी, दूषित शिक्षा प्रणाली, लैंगिक भेदभाव, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी जो है स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत ने जो है प्रजातंत्र का लोकतांत्रिक गणतंत्र स्वीकार किया है। लोकतंत्र अथवा लोक अथवा जनता और तंत्र अर्थात शासन अथवा राज्य, अतः लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। तो भारत ने जो है प्रजातंत्र को लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है तो ये है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को माना है। विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुरूप जो है पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पन्न करता है। पदार्थ यानी वाद जिसको कहते हैं, और प्रतिवाद का संश्लेषण जो है संवाद के रूप में होता है। पुनः संवाद भी अपने जो है आंतरिक विरोध के चलते प्रतिवाद को जन्म देता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से राज्य का अंग नहीं है। तो सेना वो राज्य का अंग नहीं मानता है। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था इसमें सेना शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि इस प्रश्न को भ्रम में डालने के लिए ऐसा बनाया गया है जैसे कि राज्य के अंग के रूप में जो है दंड शब्द मिलता है और इस शब्द को सेना का पर्याय माना जाता है और यह प्रश्न जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है, परंतु इस प्रकार प्रश्नों का उत्तर जो है तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं देना चाहिए।
ठीक है। तो इस प्रश्न को लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसका मूल्यांकन नहीं किया गया था, किसी को अंक इसमें नहीं मिला था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बल्कि सही हो जाएगा। यहाँ पे दंड को ही सेना माना जाता है। अगर दंड दिया होता, ये दंड सेना एक ही है, मान लीजिए दोनों एक ही, दंड को ही सेना माना जाता था, तो इसमें से कोई मतलब सही नहीं हुआ, कोई अंग ऐसा नहीं है कि इसमें चारों माना था, तो इसलिए आयोग द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है, तो स्वामी का अर्थ होता है राजा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया था उसमें, और उसमें स्वामी का उल्लेख प्रथम स्थान पर है। और कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा, जो राज्य का प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है, तो ये समानता के विचार पर, संरचनात्मक भेदभाव का विचार जो है समानता के विचार से संबंधित है। समानता का तात्पर्य है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा जो है शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है। इस भेदभाव को ही जो है संरचनात्मक भेदभाव कहा जाता है, जिससे कि सभी वर्ग एक समान स्तर पर आकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है, स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, तो ये बारकर का विचार था। बारकर स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। तो ये बारकर महोदय का कथन था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। यह किसका कथन है, तो ये कथन था टी.एच. ग्रीन का। टी.एच. ग्रीन ने कहा था स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने के योग्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा निम्नलिखित स्वीकार किया गया है। हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो ये था अमेरिकी स्वतंत्र घोषणा का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों को संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है, स्वतंत्रता के लिए गलत है। तो ये है सभी प्रतिबंधों का अभाव। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में जो है परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छूट देती है, और उसकी आड़ में जो है बलवान निर्बल को, धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा, और निर्बल और निर्धन को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए बलवान और धनवान पर जो है प्रतिबंध लगाना होगा। तो यहाँ पे सभी प्रकार का प्रतिबंधों से इसका संबंध है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया। तो जानते होंगे आप लोग टी.एच. ग्रीन ने, ठीक है। टी.एच. ग्रीन ने जो है राज्य के कार्यों की व्याख्या नकारात्मक रूप में की है, और जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है। किंतु इस नकारात्मक भूमिका के बावजूद भी ग्रीन ने जो है कहा कि यदि अशिक्षा, बेकारी, भूखमरी और शराबखोरी से लोगों का व्यक्तित्व नष्ट हो रहा है तो राज्य को इसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्य का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं था जॉन लॉक के अनुसार, ठीक है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखता था, और उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर दिया।
जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, ऐसा लॉक ने कह दिया था। अतः संपत्ति का अधिकार जो है जीवन और स्वतंत्रता का आधार माना था। ठीक है, तो उसमें जो है ये कार्य का अधिकार सम्मिलित नहीं था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधायिका के प्रति। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जो है व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं तथा मंत्री लोग जो है कार्यपालिका से संबंधित कार्यों के साथ साथ व्यवस्थापिका के कार्यों जो विधान निर्माण में है उसमें भी जो है भाग लेते हैं। इस दौरान उन्हें अपने कार्यकारिणी से संबंधित कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तर देना पड़ता है। संसदात्मक प्रणाली में मुख्यतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।